हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू टॉपिक है वो अनदर टॉपिक हमारे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से है, दैट इज़ आवर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही इलाबोरेटेड वे में पढ़ लिया है। सेलुलर रेस्पिरेशन पे जैसे कमांड बनवाया था वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस पे भी आपका कमांड बहुत अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी हम लोग हलवा क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन को हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्रकाश पर ये निर्भर है, इसी वजह से हम इसे धीमी प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश पर निर्भर होने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि जो हमारा प्लांट होगा, अगर उसे लाइट रिएक्शन की प्रोसेस करनी है तो हमारे प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसे सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर सनलाइट नहीं होगा तो ये प्रोसेस आप नहीं देखोगे प्लांट में होते हुए। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब हमारा प्लांट खाना बनाने की अपनी प्रक्रिया कर रहा होता है तो उसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। देन जो हमारा लाइट रिएक्शन है ये ग्रैना में होता है। मतलब कि हमने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। हमने बताया था ना कि क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने ये बताया था कि ग्रैना होता है। क्या होता है? जब थाइलाकॉइड के स्टैक्स, मतलब कि जिस तरीके से कॉइन, जिस तरीके से सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, वैसे ही जो हमारे थाइलाकॉइड होते हैं वो भी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे थाइलाकॉइड की अरेंजमेंट्स होती है। और हर एक थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दिस पार्ट, जो हर एक थाइलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो हमारा थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड, ये दूसरा थाइलाकॉइड, ये तीसरा एंड ये चौथा। अब इस तरीके से जब ग्रुप में स्टैक्स में थाइलाकॉइड रखे होंगे तो हम इसे ग्राना बोलेंगे। ठीक है, और एक्चुअल में जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस चल रही होती है वो कहाँ चल रही होती है? वो चल रही होती है हमारे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स पे चल रही होती है। हमने आपको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ाया था कि वहीं पर पीएस सेकेंड भी प्रेजेंट है, पीएस फर्स्ट भी प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पर ही आपको कैरियर प्रोटीन दिखेंगे, एटीपी सिंथेटेज वाला, और आपको सीएफ पार्टिकल भी दिखेगा। तो ये सब चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की हुई थी। तो ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि लाइट रिएक्शन जो है वो एक्चुअली में कहाँ हो रहा है तो आप बोलोगे ग्रैना। ठीक है, फिर कोई पूछेगा अच्छा ग्रैना में कहाँ हो रहा है तो फिर आप बोलोगे कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे हो रहा है। ओके, देन देखिए ये जो लाइट रिएक्शन है ये एक्चुअली में कैसा रिएक्शन होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि यहाँ पर जो सनलाइट होती है इसकी एनर्जी को क्या किया जाता है? ट्रैप किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। तो हमने आपको पढ़ाया है कि कभी भी प्रीफिक्स और सफिक्स समझोगे तो तुम्हें पूरा वर्ड समझ में आ जाएगा। अब फोटो में तुम देखो प्रीफिक्स वर्ड क्या है, ये फोटो केमिकल में तुम्हारा प्रीफिक्स वर्ड है फोटो। और फोटो मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि फोटो मतलब लाइट होता है। ठीक है, तो लाइट, ठीक है, लाइट एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में यही चीज़ें हो रही होती हैं कि जो हमें सनलाइट से लाइट मिल रहा होता है, जो सोलर एनर्जी होती है, जो सोलर लाइट होती है, उसे हम क्या करते हैं? पकड़ते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोकेमिकल बोलते हैं, जहाँ की जो लाइट है उसे केमिकल में चेंज किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है ये कैसे प्रोसेस होती है? फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है। एंड अगर हम पूरा लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट की बात करें कि एंड में हमें ये जो धीमी प्रतिक्रिया हो रही है इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? एटीपी और एनएडीपीएच। तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? एटीपी मिलेगा और एनएडीपीएच मिलेगा। मतलब ये कि जब लाइट रिएक्शन, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया कि फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में जो ये एटीपी एंड एनएडीपीएच फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वही क्या होगा? डार्क रिएक्शन में यूज होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज ही फाइनल प्रोडक्ट होता है। खाना जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है प्लांट में, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो पहले एनर्जी क्या करती है? पूरी तरीके से गेन करती है। एटीपी एंड एनएडीपीएच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूनिट्स है एनर्जी की। तो पहले वो भरपूर एनर्जी लेंगी, उसके बाद फिर वो खाना बनाएंगी। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है, उसे केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और इसे इस पूरी की पूरी प्रोसेस के दौरान एटीपी एंड एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है। और इसी एनर्जी का यूज़ करके डार्क रिएक्शन में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखते हैं। ओके, समझ में आया? प्लस लाइट रिएक्शन में हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है H2O का।
आपको सबसे पहले जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी तो वहाँ पर हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारे प्लांट के द्वारा कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं स्पेसिफिकली। पहले तो हमने आपको अभी बता दिया कि लाइट यूज़ होगा, तो इसका मेंशन हमने किया था। तो लाइट तो सोलर लाइट यूज़ हो रही है भाई, क्योंकि लाइट रिएक्शन करवाना है, ठीक है। प्लस हमने आपको बताया था कि यहाँ पर H2O का भी यूज़ होता है, वाटर चाहिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इस प्रोसेस में, लाइट रिएक्शन की प्रोसेस में आप लाइट का भी यूज़ देखोगे, ठीक है। आप लाइट का फुल यूटिलाइजेशन देखोगे और प्लस आप H2O का भी यूटिलाइजेशन देखोगे। H2O का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जब H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो हाफ O2 आपको मिलेगा, हाफ ऑक्सीजन मिलेगा आपको, और आपको H+ आयंस मिलेंगे जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में आपके हेल्प करेंगे। ये सब अभी हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। बेसिकली आपको यही समझना है कि लाइट रिएक्शन के दौरान पर सोलर एनर्जी तो यूज़ हो ही रही है, साथ ही साथ जो वाटर आपके रूट, जो प्लांट्स के रूट है, जो वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका भी काम हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। और क्यों होता है अभी हम आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन दिया है लाइट रिएक्शन से। अब हम आगे आपको और चीज़ें बहुत अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू द होल थिंग जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये मेरा मूल मंत्र है, आप इस तरीके से मान सकते हो। जैसे हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हर एक चीज़ पढ़ाई थी कि कैसे जो हमारा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, फिर कहाँ क्रैब हो रहा है, फिर कहाँ ETS हो रहा है, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का हमने आपको बताया था बहुत ही ईजी वे में। वैसे ही हम आज आपको क्लोरोप्लास्ट का एक मूल मंत्र बताने जा रहे हैं, इसे भूलना नहीं, ठीक है। देखिए, दिस इज आवर क्लोरोप्लास्ट, इसको याद रखना, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गई, और क्लोरोप्लास्ट में आपको हमने बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ हम इसमें बनाएंगे थाइलाकोइड के स्टैक्स, ठीक है। क्या बनाएंगे हम? थाइलाकोइड के स्टैक्स बनाएंगे। ये रहे हमारे थाइलाकोइड, ओके, के स्टैक्स हो गए। ये थाइलाकोइड के स्टैक हो गए। अब देखो, हमने तुमसे क्या कहा कि थाइलाकोइड के स्टैक मतलब कि पूरा जो ग्रैनम है, ये एक तरीके से लाइट रिएक्शन की प्रोसेस करता है, ठीक है। किस चीज़ की प्रोसेस करता है? लाइट रिएक्शन की प्रोसेस करता है। तो हम ये तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसे कॉपी में ज़रूर बना लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रैनम जो कि रिस्पॉन्सिबल है लाइट रिएक्शन के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइट रिएक्शन के लिए, ठीक है। समझ गए? अब लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये क्या चाहेगा? ये लाइट चाहेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? हमें लाइट मिल जाएगी, ठीक है। देखो, ये इस तरीके से लाइट आ गई, ग्रैनम पर लाइट पड़ी, लाइट रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा ग्रैना, ओके, ये ग्रैना हो गया जहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन के दौरान तुम्हें लास्ट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा NADPH, ठीक है। वेट, क्या मिलेगा? NADPH मिलेगा और तुम्हें ATP मिलेगा। एंड ये जो दोनों ही है NADPH एंड ATP, ये क्या है? ये है आपके एसिमिलेटरी पावर्स। तो आपको लाइट रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा? मेन प्रोडक्ट एसिमिलेटरी पावर्स, जो कि है आपके NADPH एंड ATP। नाउ ये जो NADPH है एंड ATP है, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा कहाँ? कैल्विन साइकिल में, ठीक है। इट विल बी यूटिलाइज इन द कैल्विन साइकिल, ओके। ये कहाँ यूटिलाइज होंगे? ये यूटिलाइज होंगे कैल्विन साइकिल में। एंड जो कैल्विन साइकिल है, आप यहाँ देखोगे कि लाइट रिएक्शन में आप H2O को यूज़ कर रहे हो बाहर से, वहीं आप कैल्विन साइकिल में CO2 का यूज़ देखोगे बाहर से, ठीक है। समझ में आया? फिर कैल्विन साइकिल के बाद आपको कुछ पायरुवेट, ऑक्सीडेज ऐसे कुछ करके मिलेगा, देन आपको ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग कि आपने देखा कि जो आपका लाइट रिएक्शन है वो हो रहा है ग्रैना में, ठीक है, ग्रैना में हो रहा है। और सेम जो हमने आपका कैल्विन साइकिल देखा, जिसे कि आप डार्क रिएक्शन भी बोलते हो, जिसे आप कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस भी बोलते हो, ये हो रहा है आपके स्ट्रोमा में, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है स्ट्रोमा में, ठीक है। समझ गए आप? समझ में आ गया? तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सब कुछ समझना है। क्या समझना है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सब कुछ समझना है। जैसे कि हमने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था कि जो सेल
आपका साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर वहाँ से जो आपको पायरुवेट मिलेगा, जो पायरुविक एसिड मिलेगा वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब की साइकिल होगी, और क्रैब साइकिल जो है वहाँ से जो भी आपको एनर्जी मिलेगी वो कहाँ जाएगा, ईटीएस में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ईटीएस चलेगा आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो ये हमने जैसे आपको फ्लो बताया था वैसे ही आपको क्लोरोप्लास्ट में याद रखना है कि लाइट एनर्जी जो है, मतलब कि वो सोलर फॉर्म में सनलाइट की जो एनर्जी है वो आप देखोगे कि ग्रैनम जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पर लाइट रिएक्शन चलेगी, लाइट रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा एसिमिलेटरी पावर। क्या मिलेगा आपको? एसिमिलेटरी पावर, जिसमें आप NADPH NATP की सिंथेसिस देखोगे। फिर यही NADPH NATP क्या होंगे, कैल्विन साइकिल में जाएंगे, बाहर से CO2 आएगा, इस एनर्जी का यूज करके CO2 का रिडक्शन होगा और फिर आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डार्क रिएक्शन, जो कि हमारा कैल्विन साइकिल है। ठीक है, समझ में आ गया। आज हमारा टॉपिक बेसिकली केवल से केवल लाइट रिएक्शन का है, तो हम लाइट रिएक्शन के बारे में ही सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन आप देखते हो कि अकर होता है किसमें, मेम्ब्रेन डिस्क क्लोरोप्लास्ट में, जिसका नाम है थाइलाकॉइड, और इसमें 3 स्टेप्स आप देखते हो। सबसे पहला स्टेप, बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे प्लीज़, बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें ढूंढी है, बनाई है, बहुत मेहनत की है और बहुत ईजी वे में, तो प्लीज़ समझना अच्छे से। देखो लाइट रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाई लाइट एनर्जी, मतलब कि जो सनलाइट से आपने सोलर एनर्जी को लिया है वो आकर के आपके पिगमेंट सिस्टम में जो क्लोरोफिल होंगे उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमने आपको कल पिगमेंट सिस्टम पढ़ाया था, तो वहां आपको LHC के बारे में बताया था, एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, रिएक्शन सेंटर, कोर सेंटर, ये सारी चीज़ों की बात हमने की थी। तो डैट वॉज द फर्स्ट स्टेप, जो कि अभी हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाय लाइट एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि एक्साइटेशन क्या है, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। बेसिकली बस इतना समझो कि जो लाइट एनर्जी, जो सोलर एनर्जी हमारे फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब करेंगे, वो क्लोरोफिल जो है वो क्या करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, जो एक्साइटेड हुए हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए हैं वो अब कैरी किए जाएंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा और एक से दूसरी जगह ले जाते हुए, मतलब ये कि एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथा, ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्रॉम द फोटो सिस्टम, वो इस जो कैरियर प्रोटीन है उसमें क्या करेंगे, ट्रैवल करते जाएंगे। और जिसके वजह से हमने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता जाता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट कैरियर प्रोटीन के वजह से, तो ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। किसका? प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होने लगता है। और क्या होने लगता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से ATP की सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो सेकेंड प्रोसेस इज द प्रोडक्शन ऑफ ATP वाया एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब थर्ड है रिडक्शन ऑफ NADPH एंड द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हमने फर्स्ट में देखा कि लाइट एनर्जी मिलते ही, सनलाइट एनर्जी मिलते ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए, एक्साइट हो गए। सेकेंड में हमने देखा कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैरियर प्रोटीन ने क्या किया है, कैरी किया है और उनका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है और एट लास्ट में जाके आप देखोगे कि ATP का सिंथेसिस होगा। ATP का सिंथेसिस हमने देख लिया, हमारे सेकेंड स्टेप तक हमें ATP मिल गया। ठीक है, देखिए सेकेंड तक हमें ATP मिल गया। अब हम NADP की बात करेंगे। NADP जो है ये कैसे मिलेगा, तो जब हम जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है, अभी हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 का क्या लोचा है। चलो ठीक है, पहले हम तुम्हें पढ़ाते हैं, देन रिएक्शन की एक ही बार बात करेंगे। पहले तुम ये देख लो। ठीक है, अगर हम बेसिकली तुम्हें एक चीज़ बताएं तो देखो बहुत अच्छे से समझाते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे देखो, एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाय लाइट एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। होता क्या है, सेम चीज़ हमने बताई कि एक फोटो सिस्टम जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट, सोलर लाइट एनर्जी जो सन से मिल रही है, तो जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पिगमेंट सिस्टम हमने आपको पढ़ाया था कि पिगमेंट सिस्टम में एक सेंट्रल कोर होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और वो चारों तरफ से घिरा होता है, किससे, चारों तरफ से वो LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, घिरा होता है। जो हमारा रिएक्शन सेंटर होता है ये क्लोरोफिल ही केवल होगा, और जो लाइट हार्वेस्टिंग होंगे ये क्लोरोफिल भी हो सकते हैं, जैंथोफिल भी हो सकते हैं एंड कैरोटीनॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब क्या होता है कि जब लाइट आ रही होती है, ये लाइट आई सन से, अब ये सन से जब लाइट आएगी तो यहाँ पर जितने भी ये पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल गोना एक्साइट, क्या हो जाएंगे, ये
एनर्जेटिक हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे और क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजेंगे। ठीक है, रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजने के बाद जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, कैरी किया जाएगा और एक जहाँ पे उसको डेफिनेट प्लेस है वहाँ पे ले जाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस यही है कि केवल से केवल जो लाइट एनर्जी हमें सनलाइट से मिल रही है उसको फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जा रहे हैं, एनर्जेटिक हो जा रहे हैं, उत्तेजित हो जा रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस फोटो सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जो बाहर उनका वेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वो उन्हें उठाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ट्रांसफर होता है इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा पूरे के पूरे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जिस वजह से सेकेंड प्रोसेस होगी जो कि अभी हम आपको पढ़ाएंगे। ये विजुअल थोड़ा देख लो क्या है। ये रहा तुम्हारा PS सेकेंड एंड ये रहा PS वन। ये सब चीज़ हमने आपको पढ़ाई है। फोटो अगर आपने पिगमेंट सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है पिछली तो उसको देख लेना, बहुत हेल्प करेगी कि क्यों फोटो सिस्टम सेकेंड पहले होता है, क्यों फर्स्ट बाद में होता है, ये सब चीज़ आप देख लेना। ये हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप है लाइट एक्साइट द क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन इन द फोटो सिस्टम एंड दे बिकम एनर्जेटिक, दिस इज द लाइट। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो जो ब्लू एंड रेड लाइट होती है उसके 680 नैनोमीटर की लाइट को ही क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही उन्होंने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गोना एक्साइट, ये इस तरीके से कूदते कूदते रिएक्शन सेंटर में आएंगे। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा ये डिफरेंट जो कैरियर्स प्रोटीन है उनके द्वारा क्या किया जाएगा, कैरी किया जाएगा और ये ट्रांसफर होगा, जो कि हमारा सेकेंड प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाएगा और फोटो सिस्टम सेकेंड से, देखो फोटो सिस्टम सेकेंड से ट्रांसफर किया जाएगा कैरियर मॉलिक्यूल्स को, और कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि हमारे पूरे के पूरे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फैले हुए हैं, वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे इनका और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाएगा। देखो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, अगेन आई एम सेइंग अगेन वही चीज़ बोल रहे हैं जो हमने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, मोटिव फोर्स भी आप इसे बोलते हो, ये जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से जो H+ आयन है वो क्या करेगा, हमारे स्ट्रोमा से क्या करेगा, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से क्रॉस करके ल्यूमेन में आएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये रहा आपका, सबसे पहले तो तुम यही देखो कि ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा पार्ट है, दिस वन इज योर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तुम्हारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है और दिस इज द ल्यूमेन जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर की है, एंड दिस इज द स्ट्रोमा। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रोमा का पार्ट है। क्या बोल रहे हैं हम तुमसे, एक बार देखो, ये अगर हम तुम्हें क्लोरोप्लास्ट पूरी तरीके से बनाए तो देखो ये तुम्हारा एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, उसमें तुमने बना दिया ये स्ट्रोमा। ठीक है, ये स्ट्रोमा बनाया। अब हम तुम्हें एक थाइलाकॉइड, मान लो कि हम स्टेक नहीं बना रहे, हम केवल एक थाइलाकॉइड बना रहे हैं, तो दिस इज द थाइलाकॉइड। ठीक है, अब थाइलाकॉइड की इस मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहीं पर हम देख रहे हैं कि लाइट एनर्जी जो है वो आती है और इसी पर जो PS1 एंड PS2 हैं ये काम करते हैं। तो दिस पार्ट इज द, देखो दिस पार्ट इज द स्ट्रोमा, ठीक है, और दिस पार्ट इज द ल्यूमेन जो कि हमारे थाइलाकॉइड के अंदर की है। लाइक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर कंफ्यूजन ना हो तो, कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज योर ल्यूमेन और जितना पार्ट है वो स्ट्रोमा है। तो जब हम नीचे जो फिगर देख रहे हैं वहाँ पर आपको यहाँ स्ट्रोमा दिखाया गया है, बीच की लेयर आप पढ़ रहे हो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की, एंड दिस इज द ल्यूमेन। ठीक है, तो जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा एक से दूसरे पे फेंके जा रहे हैं तो क्या होता है ना कि स्ट्रोमा से जो H+ आयन होता है वो अंदर आने की कोशिश करता है। ठीक है, देखो ये क्या होगा ना कि H+ आयन जो है वो कोशिश करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन को ये कैरी कर रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो अपना जा रहे हैं आगे, जिसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं और यहाँ स्ट्रोमा से, ठीक है, यहाँ स्ट्रोमा से H+ आयन जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है और इस H+ आयन को अगेन जो यहाँ पे CF पार्टिकल्स होते हैं वो पकड़ते हैं।
ठीक है, वो पकड़ते हैं और फिर अगेन एटीपी का सिंथेसिस करके स्टोमा में वापस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोमा से अगर H+ आयन अंदर आया है ल्यूमेन में तो वो ल्यूमेन में आकर के फंस जाएगा और स्टोमा का लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टोमा से जो H+ आयन यहाँ पर जो स्टोमा से H+ आयन अंदर ल्यूमेन की तरफ आया है वो अगेन इस CF पार्टिकल के द्वारा पकड़ा जाएगा और इसी H+ आयन का यूज़ करके ATP का सिंथेसिस हो जाएगा। और ये ATP का सिंथेसिस हमारे किस पार्ट में हो रहा है, स्टोमा के पार्ट में हो रहा है। तो जो H+ आयन लिया था उसे हमने वेस्ट नहीं किया, हमने ATP के फॉर्म में अगेन इसी स्टोमा में ला करके छोड़ दिया है। तो दिस वन इज आवर सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो। अब जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के घूम रहे हैं, वो इस तरीके से लेके घूमते हैं। देखो सबसे पहले जो लाइट होती है ये P680 पे, मतलब कि PS सेकेंड पे पड़ती है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि एक्साइटेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से PHEO के एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो इसे लेकर के घूमते हैं, फिर प्लास्टोक्यूनॉन लेकर के घूमते हैं, फिर साइटोक्रोम BF पे जाता है, फिर PC पे जाता है, फिर P700 तक, मतलब कि हमारा जो PS1 है फिर वहाँ तक ये पहुँच जाता है। और फिर PS1 पे भी आप लाइट एनर्जी देखोगे 700 की, तो ये बाद में पढ़ेंगे। ये पार्ट आपने अभी तक देख लिया है, ठीक है। यहाँ तक इस पार्ट में आप देखते हो कि ATP का सिंथेसिस हो चुका है, ठीक है। ये देखो यहाँ तक वाले पार्ट में आपने देखा, इस तक पार्ट में आपने देखा कि ATP का सिंथेसिस इस पार्ट में हो गया है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, H+ आयन जो है अंदर आ रहा है और प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से, और फिर CF पार्टिकल इस H+ आयन को पकड़ते हैं और फिर ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं। देखो द प्रोटॉन आर रिटर्न टू द स्टोमा, अगेन से जो H+ आया है उसको रिटर्न कर दिया जाता है ATP सिंथेटेज के द्वारा, जिसे कि आप CF पार्टिकल भी यहाँ बोलते हो, विच यूजेज देयर पैसेज वाया कीमो ऑस्मोसिस टू सिंथेसिस ATP। देखो ये H+ आयन जब ल्यूमेन में आता है ना, वो इतनी, उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है ना, इतनी हाई होती है कि जब CF पार्टिकल जो है उस H+ आयन को पकड़ते हैं तो वो उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। CF पार्टिकल क्या कर रहा है, बेसिकली वो इस एनर्जी को यूज़ कर रहा है, जो H+ आयन की बहुत ज़्यादा वाली एनर्जी है ना, उसको यूज़ करके ATP का फॉर्मेशन कर ले रहा है। फिर थर्ड प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ NADP+। देखो हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि एनर्जी जो है लाइट एनर्जी आई, फोटो सिस्टम पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लेकर के कैरी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स बन जा रहा है, और जो H+ आयन है वो ल्यूमेन में आते हैं, फिर ल्यूमेन में H+ आयन को यूज़ किया जाता है उसकी एनर्जी को, और CF पार्टिकल इस एनर्जी का यूज़ करके ATP का सिंथेसिस करके स्टोमा में अगेन ATP दे देते हैं। अब बात आ रही है NAD+ की। होता क्या है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 से आए रहते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है रेड्यूस करने के लिए NADPH का। देखो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लेकर के घूम रहे हैं, देखो जो बीच में जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के घूम रहे हैं, उन्होंने अभी इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं किया है, वो केवल से केवल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज़ उन्होंने नहीं किया है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ करके ATP का सिंथेसिस कर लिया, बिकॉज कि वहाँ पे H+ आयन अंदर आ रहा है। समझ रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखो हम क्या बोल रहे हैं समझ में आएगा। ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके ना, ये मान लो कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकेंड मॉलिक्यूल पे जा रहा है, कैरियर मॉलिक्यूल पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, तो जो एनर्जी ये पीछे छोड़ता जा रहा है, ये एनर्जी पीछे छोड़ता जा रहा है, उसके वजह से क्या होता है, ग्रेडियंट बन जाता है। और फिर उस ग्रेडियंट का यूज़ करके हम लोगों ने अभी तक देखा कि हमने ATP का फॉर्मेशन किया, ठीक है, ATP का फॉर्मेशन किया, लेकिन अभी तक हमने एक्चुअली में इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं किया है। देखो समझो बाबा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूज़ किया है, ठीक है, केवल से केवल जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो वो पीछे एनर्जी छोड़ता जा रहा है अपनी, जिसके वजह से जो हमारे बैलेंस है वो, मतलब जो हमारे उस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा है। उस बैलेंस को सही रखने के लिए हाइड्रोजन अंदर आता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, ये चीज़ हम तुम्हें समझा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या है, उसकी अभी यूज़ नहीं किया गया है उसको। उस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, NADPH का सिंथेसिस करेंगे। कैसे करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एनर्जी फोटो सिस्टम 1 से जब तक, जहाँ वो फोटो सिस्टम 2 तक आ रहा होता है तो वो एनर्जाइज हो जाता है, मतलब ये कि वो अपनी एनर्जी खो देता है। हमने बताया ना, क्योंकि एनर्जी तो यूज़ हो गई ऑलरेडी, केवल से केवल इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसे कि ना तुम अपने नानी के घर से अपने घर आ रहे हो, तुमने बहुत सारे स्नैक्स लिए हुए,
तुमने चिप्स लिया हुआ है, तुमने क्या कहते हैं बहुत सारा बिस्किट वगैरह लिया हुआ है, तो बीच रास्ते में ना तुम्हारे दोस्त वगैरह ने तुम्हारे बिस्किट और तुम्हारे स्नैक्स को लिया है तुमसे खाने के लिए, तुम्हें तो छोड़ दिया ना, वैसे तुम्हें छोड़ दिया, तुम सही सलामत पहुंच गए हो, तुम्हारे बिस्किट एंड तुम्हारे जो स्नैक्स है उसको तुम्हारे दोस्तों ने खा लिया, तुम तो घर पे सही से पहुंच गए। सेम वैसे ही हम चीज़ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड से PS1 तक आता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी छोड़ देता है और डी एनर्जाइज होकर के हमारे PS1 के पास आता है। ठीक है, अब देखो PS1 के पास आता है तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस्ट कर चुका होता है, अब उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर का देखा जाता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब कि वाटर टूट रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम द फोटोसिस्टम सेकेंड आर रिप्लेस फॉलोइंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो जब यहाँ पे एक फोटो सिस्टम है, यहाँ पे दूसरा फोटो सिस्टम है, दिस इज आवर फोटो सिस्टम सेकेंड, दिस इज आवर फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक जा रहा है तो डी एनर्जाइज हो गया, जो एनर्जी निकली उससे ATP का फॉर्मेशन हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है वो डी एनर्जाइज है, तो हमें चाहिए ना इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा, तो फिर क्या होगा कि और जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लेंगे H2O को तोड़ करके, क्या H2O को तोड़ करके हम दोबारा से क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, NADPH का हम सिंथेसिस कर लेंगे। देखो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब पहले तो देखो, पहले हमने देखा था कि एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, फिर ये लेकर के घूमे और फिर यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रेडियंट बना, H+ अंदर आया, फिर यहाँ से ATP का फॉर्मेशन हो गया, ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ा। अब देखो अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पर इसको पकड़े और NADPH बना लिए, साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि ये जो हमारा PS सेकेंड है ये वैकेंट ना हो जाए, ये खाली ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर जो वाटर है ये भी टूटता रहता है लाइट की प्रेजेंस में, और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है केवल लाइट की प्रेजेंस में आप उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पाओगे, आपको चाहिए H2O इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जैसे ही आप H2O को तोड़ोगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन है, H2O से हमें मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है और 2H+ भी मिल रहे हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी मिल रहे हैं, हमें जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर निकलता है वो भी मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, NADPH का भी सिंथेसिस कर लेंगे, तो बेसिकली लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लाइट रिएक्शन के ATP एंड NADPH। अब जो हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉन कैरियर वाला बताया था कि इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स, तो वो जेड तरीके का एक स्कीम बना लेते हैं। जेड स्कीम में होता क्या है कि ये एनर्जी चेंज होता है, जहाँ पे आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखते हो फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो कि जेड स्कीम आपको बताता है। ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, एक ये वर्टिकल लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन, और इन दोनों वर्टिकल लाइन को जोड़ रही है एक डायगोनल लाइन। तो हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि जो हमारी फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, जो फर्स्ट वर्टिकल बार है, इसमें होता क्या है कि जो हमारा PS सेकेंड है, ठीक है, हमने पढ़ाया आपको कि जो हमारा PS सेकेंड है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होते हैं, ठीक है, लाइट के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर दिया जाता है H2O के मॉलिक्यूल के द्वारा। ये NADPH वाले टाइम का बात हो रहा है, ठीक है। तो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, या तो लाइट एनर्जी से एक्साइटेड हो जा रहे हैं, या फिर वाटर जो है उससे हमें इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट बार जो है वो केवल से केवल एक्साइटेशन दिखाता है इलेक्ट्रॉन का। देखो दिस वन इज द फर्स्ट बार जो कि आपके P680 जो 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर दे रहे हैं। तो दिस फर्स्ट वर्टिकल जो बार है ये क्या कर रहा है, ये आपको क्या दर्शाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। सेकेंड जो ये डायगोनल वाली चीज़ है, दिस डायगोनल पार्ट, यहाँ पर आप ATP का सिंथेसिस देखते हो। और ATP का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर ATP का सिंथेसिस हो रहा है बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को पास मतलब लूज़ करते जा रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा आगे बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से ग्रेडियंट बनने लगता है ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा के बीच में, और हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, मोटिव फोर्स जनरेट होता है और ATP का सिंथेसिस होने लगता है, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस, हमारे जो क्या कहते हैं फर्स्ट वर्टिकल बार है, फिर ये डायगोनल बार, एंड दिस वन इज द थर्ड हमारा जो सेकंड वर्टिकल बार है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड वर्टिकल बार में आप कुछ इस तरीके से चीज़ें देखते हो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट में वो एनर्जाइज हो जाते हैं लाइट के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो रेड्यूस करने लगते हैं NADPH। देखो दिस वन इज द फोटो सिस्टम सेकेंड, दिस वन इज द फोटो सिस्टम 1, ठीक है। तो इस फोटो सिस्टम सेकेंड ने 680 की, ठीक है, 680 की लाइट को एब्जॉर्ब किया
और इसने 700 नैनोमीटर की। तो इस वाले से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो हमारा पहुंच रहा है पीएस सेकेंड तक, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जा रही है उससे एटीपी जनरेट हो गया। साथ ही साथ इसी इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत यूज़ करके हमने NADPH भी बना लिया। और इधर साथ ही साथ आप, क्योंकि हमारा वैकेंट ना हो, खाली ना हो हमारा पीएस सेकेंड, तो H2O भी टूट टूट करके इसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। जो PS1 है वो भी 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर ही रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि NADPH जो है वो बहुत सारे बनने लगते हैं पीएस सेकेंड के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी। तो पूरे स्ट्रोमा में आप एट लास्ट देखोगे कि बहुत सारे NADPH एंड बहुत सारे ATP जो हैं वो निकलते हुए ग्रैनम से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जेड स्कीम भी आपको समझ में आ गई और पूरी तरीके से स्ट्रोमा जो है वो हमारे ATP एंड NADPH से भर जाएगा। और इसी ATP एंड NADPH का यूज़ करके जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन की प्रोसेस होगी, कैल्विन साइकिल चलेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये रहा पीएस सेकेंड, ये भी हमने खुद से ही बनाया है भाई, बहुत बहुत दिमाग लगता है। देखो पीएस सेकेंड जो है ये लाइट 680 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करते हैं। पीएस फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। पीएस सेकेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, देखो पीएस सेकेंड क्या करते हैं, लाइट एनर्जी 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो कैरियर्स हैं उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाते हैं, जिस दौरान आप देखते हो कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है और जो H2O है वो साथ ही साथ H+ आयन भी देता रहता है। फिर PS1 पे भी आप देखोगे कि 700 नैनोमीटर की लाइट PS1 एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है प्लस यहाँ से जो H+ आयन मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इधर से भी आया है, ये सब मिल करके आप देखोगे कि NADPH आप देखोगे कि बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NADPH और H+ आयन जो है ये आप देखोगे कि बन जाएगा। और ये सारी प्रोसेस आप देख रहे हो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर ही हो रही है। ठीक है, बेसिकली आप ना लाइट रिएक्शन जब पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में, तो आप यही जानते हो कि हमारा जो प्रोसेस होता है पूरा फोटोसिंथेसिस का वो 2 फेज में बटा हुआ है। पहले चलती है लाइट रिएक्शन जो कि लाइट डिपेंडेंट होती है, मतलब कि उसे सनलाइट चाहिए, उसे सोलर एनर्जी चाहिए। और एक होता है डार्क रिएक्शन जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये प्रोसेस जो होती है डार्क रिएक्शन की, इसे हम लोग बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जो कि C3 पाथवे एंड C4 पाथवे के द्वारा आप देखोगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ओके, हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। हमने आपको पूरा बताया था कि अगर ये एक थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है तो इस पे PS2 पहले होता है, फिर PS1 होता है। दोनों पे ही एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी वो आकर के गिरती है सन की लाइट को, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं दोनों ही तरफ से और क्या करते हैं, आगे चल के ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म जो कि हम ATP एंड NADPH को देते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो दिस इज आवर एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, तो हमें लाइट रिएक्शन से क्या मिल जाता है, एसिमिलेटरी पावर, और इस एसिमिलेटरी पावर का यूज़ करेंगे हम डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए। साथ ही साथ हमने लाइट रिएक्शन में ये भी देखा था कि वहाँ पर किसका इवोल्यूशन हो रहा था, O2 का इवोल्यूशन, क्योंकि वो लाइट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है। क्या है, खराब सामान है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट यू ऑल नो कि हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एंड वाइस वर्सा जो हमारे क्या कहते हैं प्लांट होते हैं वो CO2 को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट वो क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो ये साइकिल हमारे ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट के बीच में चलती रहती है। समझ गए आप लोग। देखिए लाइट रिएक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये जो PS1 एंड PS2 हैं, इन पे जब भी लाइट की एनर्जी, मतलब जो सोलर एनर्जी है वो पड़ती है, तो फिर एक्साइटेशन होता है फोटो सिस्टम का। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और वो एक्साइट करके क्या करते हैं, जो बीच बीच में कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर ऐसे चलते चलते ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फोर्स जनरेट हो जाता है, मोटिव फोर्स, और क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने लगती है। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने के टाइम पे आप देखते हो कि ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमारी सेकेंड प्रोसेस है लाइट रिएक्शन की, जहाँ पर आप देखते हो प्रोडक्शन ऑफ ATP वाया एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, PS1 पे जो लाइट एनर्जी आ रही होती है उसका यूज़ करके हम लोग NADPH बना लेते हैं। तो ओवरऑल पूरी अगर हम तुम्हें प्रोसेस की बात बताएं, लाइट रिएक्शन की प्रोसेस बताएं, तो ये तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है हमारे लाइट रिएक्शन में, इस पूरी की पूरी फोटो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा हमारा PS2 और ये रहा हमारा PS1। ठीक है,
अब होता क्या है ना कि लाइट एनर्जी आती है हमारे पीएस सेकेंड पे। पीएस सेकेंड पे जैसे ही लाइट एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइटेड। फिर ये जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं और एक चेन के रूप में क्या करते हैं, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो ऐसे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड PS1 में ला करके छोड़ देंगे। ठीक है, इस द्वारा जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ETC चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा का पूरा प्रोडक्शन हो गया है उसका। तो होता क्या है कि स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है, ये हमारी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और ये ल्यूमेन है थैलाकॉइड के अंदर का। तो होता क्या है कि H+ आयन जो कि स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है, H+ आयन जो कि स्ट्रोमा में भरपूर होते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से अब H+ आयन अंदर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है ल्यूमेन में, और वहाँ उनको ज़रूरत होती है ल्यूमेन को कि हमारे पास H+ जो प्रोटॉन आयन है वो रहे। ठीक है, तो इसी द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है उसी समय पे H+ आयन अंदर आता है और फिर इस H+ आयन को हम लोग, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैवल करने की इसकी एनर्जी होती है कि हम इसे पकड़ते हैं और ATP सिंथेटेज CF पार्टिकल में डालते हैं और फिर यहाँ से अगेन हम स्टोमा में ATP रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये H+ आयन लिया तो ये वेस्ट नहीं गया है, ये क्या हो गया, अगेन से रिलीज हो गया ATP के फॉर्म में, तो स्टोमा में ATP बन गया। फिर आती है बात NADPH की। आप देखो होता क्या है कि यहाँ आप ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट चलता रहता है और फिर यहाँ पर भी तो लाइट एनर्जी पड़ रही है, तो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। तो अब क्या होगा ना कि जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हैं, जो हमारे PS1 के, ये PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, ये क्या करेंगे, इससे NADPH बना लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी जो ट्रैवल करके जा रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और क्योंकि ये खाली ना रह जाए, ये इलेक्ट्रॉन वैकेंट, ये पूरा PS सिस्टम वैकेंट ना रह जाए, खाली ना रह जाए, इस वजह से साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखते हो कि H2O का फोटोलिसिस होता रहता है। मतलब ये कि वाटर की ब्रेक डाउन होती है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, फोटो मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ वाटर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है, टूटता है, जिसकी वजह से हमें मिलते हैं ऑक्सीजन प्लस 4H+ आयन प्लस आपको 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये H+ आयन अगेन इस ल्यूमेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। इसी तरीके से हमें क्या मिल जाता है, स्टोमा में बहुत सारा NADPH एंड बहुत सारा ATP। ये एक पूरी प्रोसेस थी हमारी लाइट रिएक्शन की। इस लाइट रिएक्शन में हमने आपको देखिए सेम चीज़ पढ़ाई थी कि रिएक्शन सेंटर होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फिर एक्साइटेड होते हैं, फिर एस्केप कर जाते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स उनको पकड़ते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, उसी द्वारा पे ATP एंड NADPH का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। अब देखो ये जो ATP का सिंथेसिस हो रहा है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूजेस कर रहा है बहुत सारी एनर्जी जो कि यूज़ किया जा रहा है ATP बनाने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज एक्चुअली द फोटोफॉस्फोराइलेशन? फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है लाइट रिएक्शन के दौरान, देखिए प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन होते हैं, उस समय पर जो लाइट एनर्जी होती है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और इस एनर्जी को हम लोग ATP के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इसी को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई फोटो? देखो बेसिकली हमने तुम्हें ये पहले भी पढ़ाया है कि फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, देखो फोटो मतलब हमने तुम्हें लाइट पढ़ाया है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे तो भी डिस्कस किया था। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ, देखो फॉस्फोराइलेशन मतलब आपका होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, हम किसका एडिशन कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं फॉस्फेट आयन का। अब देखो होता क्या है फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि लाइट के प्रेजेंस में जब ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। किससे फॉर्मेशन हो रहा है, ADP से। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन लाइट की वजह से, लाइट की एनर्जी यूज करके हम इसे क्या कर देते हैं, तीन फॉस्फेट आयन यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ATP यानी इसे कहते हैं ADP। तो ADP से ATP बनाने की प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ADP से ATP का फॉर्मेशन करने को हम फोटोफॉस्फो, मतलब ADP से ATP बना रहे हैं तो फॉस्फोराइलेशन, और लाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर इसे तुम्हें और अच्छे से देखो याद करना है तो तुम इस तरह भी याद कर सकते हो डेफिनेशन कि फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें ATP का प्रोडक्शन होता है, ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है किससे, ADP मॉलिक्यूल से, ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the presence of light energy. Therefore it is also known as light dependent reaction.
क्यों? क्योंकि फोटो मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट आयन। तो क्या हो रहा है, लाइट की प्रीसेंस में, मतलब कि लाइट की उपस्थिति में एडीपी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट आयन को जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जो भी प्रक्रिया हो रही है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रही है। जब हम फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं तो हम दो फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, मतलब कि दो, एक होता है नॉन साइक्लिक जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पीएस से बाहर तो निकलते हैं लेकिन वो फिर वापस नहीं आते हैं, और एक होता है कि वो पीएस से बाहर निकले लेकिन फिर वो इसी पीएस में वापस चला है। हमने क्या बोला, एक बार समझिए। फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस दो तरीके से फोटोसिंथेसिस में हो रही है, एक है नॉन साइक्लिक, एक है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हमारे फोटो सिस्टम से निकलेंगे वो इस फोटो सिस्टम में दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम से बाहर निकलेंगे वो अगेन इसी फोटो सिस्टम में वापस आ जाएंगे, जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लाइक जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसके दो वेज हो सकते हैं, दो रास्तों से वो अपना पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकता है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिसीव किया जाएगा एक अनदर फोटो सिस्टम से जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। ये था PS2, ये था PS1। अगर लाइट एनर्जी PS2 पे पड़ रही है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि PS1 के द्वारा पकड़ लिया जा रहा है तो फिर ये वापस इस PS2 में नहीं आ पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन अगर ये है और ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, बात समझना मेरी, ये रहा हमारा फोटो सिस्टम 2, क्योंकि हमने तुम्हें बार बार पढ़ाया है कि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो पहले आता है, और ये रहा फोटो सिस्टम 1, ठीक है, यही बात थी ना। अब देखो, अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी की वजह से एक्साइटेड हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक्साइटेड होकर के कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा घुमा करके फिर से हमारे PS1 में, ठीक है, ये कौन सा है, ये PS1 है, इसमें ला करके दे दिए जा रहे हैं NADPH के फॉर्मेशन के लिए। तो ये तो साइक्लिक नहीं हुआ ना, क्योंकि एक अनदर यहाँ पर वैकेंट, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पर फोटो सिस्टम पड़ा हुआ है जो कि वेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन आओ, ठीक है, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आओ, हम तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे। तो वही बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर इस PS में नहीं आएगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक, क्योंकि इसमें कोई भी आपने साइकिल नहीं देखा है, आपने कोई साइकिल नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन अब चला गया, एक PS से निकल के दूसरे PS में चला गया, वहां यूज उसका हो गया, वो वापस इसमें नहीं आया। तो इसे हम In this case, the electron hole of the first photosystem is filled with the electron produced by the breakdown of the water molecule, that is photolysis, is with the release of oxygen. हमने क्या बताया था कि फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम 1, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है वो ETC के द्वारा जा रहा है, फिर यहाँ पे वैकेंट भी है तो यहाँ पर भी इसकी पूर्ति कर रहा है, NADPH का फॉर्मेशन करा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना हो इस वजह से यहाँ पे H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है, फोटोलिसिस का ब्रेकडाउन हो रहा है। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जो प्रोटॉन मिल रहे हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन मिल रहा है, ये तो बाई प्रोडक्ट में हमें मिल जाता है, हम यूज़ कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो फिर इसी फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए हमने यही आपको पढ़ाया कि मान लीजिए कि एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी यहाँ पर आई, ठीक है, P680 पे जो हमारा PS सेकेंड है उस पर, फिर PS सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो गया, फिर वो पकड़ा गया आपके क्विनॉन के द्वारा, फिर साइटोक्रोम BF के द्वारा, फिर आई थिंक साइनिन के द्वारा, फिर ये क्या हो गया P700 जो कि हमारा PS1 है उसके द्वारा पकड़ लिया गया। फिर PS1 में भी जो एनर्जी आती है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, वहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो भी बाहर जाते हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा PS1 है उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो FES टाइप का बना होता है। जो हमारा PS1 है वो टाइप 1 के रिएक्शन सेंटर से बना होता है जिसका नाम है FES टाइप का। फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर लास्ट में FNR और बाद में आपका NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेचारा निकल गया, ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये गया, ये गया, अब ये निकल गया, अब इसका कोई काम नहीं है, ये वापस इसमें नहीं आ रहा है, समझ रहे हो तुम, ये वापस इसमें नहीं आ रहा है, इस वजह से ये नॉन साइक्लिक है। लेकिन जब हम साइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं, देखो जब हम साइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिटर्न बैक आ जाते हैं सेम फोटो सिस्टम में जहाँ पर वो एक्साइटेड हुए थे। मान लीजिए कि ये हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है, ठीक है,
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लाइट एनर्जी है वो आई और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, तो फिर ये ट्रैवल करके इसी में वापस आ जाएगा। तो ये एक साइकिल बन जाती है, समझ रहे हो कि ये ट्रैवल तो करेगा अपना, लेकिन ये फिर से वापस आ जाएगा और इसी में एक साइकिल का रूप धारण कर लेगा। जैसे मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन PS1 से निकला, ठीक है, क्लोरोफिल है ये आपका, ये रिएक्शन सेंटर है, लाइट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, फिर जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल्स है वो उनको लेकर के क्या ट्रैवल करा रहे हैं, उन्हीं के टाइम पे ये ETC जो की साइकिल चल रही है, ETC की साइकिल चल रही है, और उसी दौरान ATP जो है उसका फॉस्फोराइलेशन होकर के ATP का वो फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना काम वाम करके फिर इसी वाले में आ जाता है, जिस फोटो सिस्टम पे वो एक्साइट हुआ था उसी फोटो सिस्टम में वो दोबारा से आ जाता है। तो चल क्या रहा है कि ये हमारा फोटो सिस्टम है और ये एक साइकिल दोबारा आ गई उसी में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया फिर ऐसे करके साइकिल से फिर इसी में आ गया, ठीक है, और बीच में उसने क्या निकाल दिया, बीच में उसने एक ATP आपको प्रोड्यूस करके दे दिया। मतलब कि ATP प्रोड्यूस किससे किया, ADP से, ठीक है, तो ADP से उसने क्या कर दिया, ATP बना लिया, जिसे कि हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। तो ऊपर भी ATP का फॉर्मेशन बन रहा था, नीचे भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ऊपर जो नॉन साइक्लिक में ATP का फॉर्मेशन हो रहा था वो आप देख रहे थे कि नॉन साइक्लिक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ATP के साथ साथ आगे चल के NADPH में भी हेल्प करता है बनाने में, लेकिन साइक्लिक में केवल से केवल ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ADP से, तो हम इसीलिए उसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि बहुत बेसिक डिफरेंस है, हमने तुम्हें अभी पढ़ाया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो PS फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है, दोनों ही इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो फोटो सिस्टम 2 है उसी के इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं और फोटो सिस्टम 1 यहाँ पर अगर उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो ये दोनों काम आ रहे हैं ना। लेकिन जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें केवल से केवल जो PS1 है उसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, फिर साइकिल चल रही है और फिर उसी में वापस आ जा रहा है, ठीक है। इस दौरान पे तुम देख रहे हो, इस दौरान पे फोटो सिस्टम जो तुम्हारा नॉन साइक्लिक चल रहा है उस दौरान पे तुमने देखा था कि यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, एक मिनट देखो, यहाँ पे तुमने देखा था कि वाटर का जो ये चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस हो रहा था, तभी तुम्हें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एज वेल एज जो तुम्हारे O2 है वो मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर तुम कोई भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं देखते हो, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकलता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो नॉन साइक्लिक में तुम्हारे बोथ PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन साइक्लिक में केवल PS1 है। नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, बात सही है। इवोल्यूशन, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर टूटेगा तभी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो वाटर टूट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। साइक्लिक में ना ही वाटर टूट रहा है ना ही ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है और ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि एसिमिलेटरी पावर यहाँ पे NADPH एंड ATP है, ठीक है। लेकिन हमारे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, जो एसिमिलेटरी पावर होती है वो केवल से केवल ATP होती है, ठीक है। जो आत्मसात करने की शक्ति होती है वो केवल ATP के पास होती है, यहाँ पर कोई भी NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये हमने बार बार तुम्हें पढ़ाया कि थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे ही होती है, और जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो लैमिला पे होता है। अब लैमिला क्या होता है, हमने तुम्हें पढ़ाया था कि ग्रैना जो होते हैं, 2 ग्रैना, ठीक है, ये हमारे स्टैक्स में थाइलाकॉइड हो गए, एक को हमने ग्रैना बोल दिया, फिर ये दूसरा थाइलाकॉइड के स्टैक हो गया एंड ग्रैना बोल दिया। इन दोनों को जो जोड़ रहा है इस पार्ट को हम लोग लैमिला बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है आपका क्या, नॉन साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पर आप देखते हो इस पार्ट पे चल रहा होता है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, वो भी कौन सा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन इसके बाद, जिसमें सबसे पहले हम लोग C3 पाथवे पढ़ेंगे, देन C4 पाथवे पढ़ेंगे, और फिर हम आपको एक कैम पढ़ा देंगे, ठीक है। कैम नाम का भी एक आपके में है CAM, तो वो भी पढ़ा देंगे। उसके बाद ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। देन हम लोग बोर्ड पे चलेंगे, ठीक है, और बोर्ड पे चल के आपका जो भी बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना उसको बढ़िया से फोड़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम हलवा क्लियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतने के नोट्स बनाइए, कल आपसे हम मिलेंगे तो डार्क रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।